हेलो बच्चों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा पॉलिटी का ये दूसरा सेशन है। ठीक है, तो पॉलिटी का एक सेशन हम लोग ले चुके हैं जो कि संविधान सभा के गठन से संबंधित था। आज का हमारा दूसरा दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम छोटे छोटे 2-3 टॉपिक जो है पॉलिटी के कवर करेंगे। साथ ही एक छोटा सा बात था, आप सब लोग अक्सर कमेंट में करते रहते हैं कि भैया आपके बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है। तो बाबू, बैकग्राउंड का साउंड आना लाजमी है क्योंकि मैं अपने घर में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं गोली लेकर के पूरे टोले में घूमते तो नहीं रह सकता ना कि आप लोग शांत रहे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आएगा, तो आप भी मैनेज कीजिए और मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरह धीरे धीरे यदि चैनल का ग्रो हो रहा है, यदि उस तरह होता रहेगा तो भविष्य के लिए जो है कुछ आगे स्टूडियो वगैरह सोच लूँगा। ठीक है, तो आइए तब तक आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है भैया, हम लोगों ने कल का वीडियो में देख लिया था कि संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान बन गया। तो जो संविधान बन गया ना, तो उसमें 3 चीज़ जोड़े गए थे, मतलब 3 चीज़ था उसमें। जैसे एक बुक में बेसिकली क्या होता है, लेसन होता है ना, चैप्टर, तो उसी तरह इसमें भी लेसन के तौर पे भाग रहता है। तो जो संविधान था उस टाइम, कब, 1950 में जो बना था, तो उस टाइम के संविधान को हम लोग मूल संविधान, जबकि अभी जो संविधान है उसे वर्तमान संविधान कहते हैं। क्या दोनों में चेंजेस है? नहीं, दोनों संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, बट कुछ नए नए चीज़ जोड़ दिए गए हैं। तो जब नहीं जुड़े थे तो वो मूल संविधान था, जिस टाइम जितना था वो मूल संविधान। अब चूंकि उसमें कुछ जुड़ चुका है तो उसको हम लोग वर्तमान संविधान कहते हैं। अब किसमें क्या क्या था, तो दोनों में भाग तो दोनों में ही होगा। और दूसरा क्या, तो अनुसूची भी थी, अनुसूची। और कुछ था क्या, हाँ क्या था, अनुच्छेद था। ठीक है, तो मूल संविधान में इन तीनों की संख्याएं अलग होंगी, जबकि वर्तमान संविधान में अलग होगा। तो जो मूल संविधान था ना, उसमें टोटल भाग जो हैं 22 थे, जबकि वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं, तो वर्तमान संविधान में कुल 25 भाग हैं। फिर जो मूल संविधान था हमारा, उसमें अनुसूची की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान संविधान में जो अनुसूची है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या 12 है। जो मूल संविधान था उसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने, 395। जबकि वर्तमान संविधान है उसमें यदि अनुच्छेद की बात करें तो उसमें जो है अभी 470 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक है, कभी कभी जो है इसको 470 के बदले 450 भी लिखा रहता है, ज़्यादातर यही लिखा रहता है 450 प्लस। ठीक है, ये कुछ मूल संविधान और वर्तमान संविधान में बेसिक सा अंतर था। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान का जो पहला पेज है ना, जो संविधान एक बुक है, सबको पता है संविधान एक क्या है, तो बुक है। इस बुक का जो फर्स्ट पेज है, वो फर्स्ट पेज में एक उद्देशिका लिखा गया है। वही उद्देशिका जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, ये आप लिखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जो है ये 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, किसने किया था। साथ ही साथ ये भी कमेंट बॉक्स में कीजिए कि उस प्रस्तावना को एक्सेप्ट कब किया गया था। ठीक है, तो यही प्रस्तावना को जो है ना, अभी इसी प्रस्तावना का जिक्र कर रहे हैं जो इनके द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है। सबसे पहले तो प्रस्तावना को पेश कब किया गया था, तो कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। दूसरी बात, प्रस्तावना को एक्सेप्ट कब किया गया था, तो ये एक्सेप्ट आप लोग बताएंगे ना। ठीक है, अच्छा ऐसा होगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा यदि नहीं बता पाए, लेकिन यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, फिर तीसरी बात भैया, कहा जाता है जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का प्रथम पृष्ठ है, सबको पता है। साथ ही साथ ना सबसे बेसिक चीज़ जो है कि जो संविधान है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यही एक वाक्य है जो कि क्या दे रहा है, प्रस्तावना को यानी कि संविधान को शक्ति दे रहा है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत पूछता है आपसे, तो क्या है, भारत के जनता, यानी भारत की जनता। ठीक है, फिर क्या संविधान की प्रस्तावना में कभी भी संशोधन, अच्छा एक वर्ड आता है संशोधन, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, संशोधन। संशोधन क्या होता है, संशोधन मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है क्या उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हैं।
उसी को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस किस में होता है, तो हम लोग वो सब सही है संसद में देखेंगे, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस होता है ना, उसी को संविधान में संशोधन कहते हैं। आगे जब भी संविधान संशोधन वर्ड आएगा तो मैं शॉर्टकट में CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम लिखूंगा। तो आशा है आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या संविधान में के प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है। हाँ, अभी तक जो है संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये संशोधन हुआ था। तो अभी तुरंत हम बोले संशोधन यानी कुछ जोड़ना, तो इसमें क्या जोड़ा गया, तो इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए। कितने, 3। यदि किसी को पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो यहाँ ध्यान से सुने। पहला समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा, अच्छा धर्मनिरपेक्ष कोई ना पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा क्या, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो हैं संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अच्छा, इसमें याद रखिएगा किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति था, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसी समिति की सिफारिश पर जो है नहीं छोड़ दीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। ये हमारा संविधान का प्रस्तावना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा, ये भी बता दिए थे ना, जवाहरलाल नेहरू, नहीं तो नेहरू जी पेश किए थे। एक्सेप्ट कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947, ठीक है, याद रखिएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो प्रस्तावना में यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो प्रस्तावना में लिखा रहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, ऐसे लिखा रहता है। तो बहुत सारा वर्ड आता है, वही वर्ड जो है ना संविधान की प्रकृति है। वो वर्ड बेसिकली क्या दर्शा रहा है, संविधान की प्रकृति को। तो हम लोग जो है एक एक वर्ड करके देखेंगे कि आखिर भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या कह रहा है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न, या फिर इसी को हम समप्रभु बोल सकते हैं, समप्रभु। ये क्या है, ये कह रहा है कि हम यानी कि हम भारतवासी अपने आंतरिक कानून के लिए या फिर आंतरिक किसी भी मामले के लिए किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं है। यानी हमारे जो आंतरिक मामले हैं उसका फैसला किसी बाहरी सत्ता द्वारा नहीं होगा। यानी हम क्या हैं, अपने आप में संप्रभु हैं, हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करते हैं। जबकि यदि आपको याद होगा हिस्ट्री में या फिर पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव था, जल्दी से बता दीजिए अगस्त प्रस्ताव कब आया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए आंसर कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव जो था, तो उसमें जो है अगस्त प्रस्ताव में एक्सेप्ट किया गया था क्या, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा। ये अधिराज्य का दर्जा क्या, अधिराज्य का दर्जा ये इस तरह कि जो अभी वर्तमान में हमारा संसद है कैसा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जो है भारत के नहीं होंगे बल्कि ब्रिटेन की महाराजा या महारानी होंगी, महारानी होंगी। तो इसे ही अधिराज्य कहते थे। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कोई भी कानून जो बनता है तो तीनों जगह से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति से भी। लेकिन लोकसभा राज्यसभा तो भारत के रहेंगे, लेकिन जो राष्ट्रपति होगा वो कहाँ का होगा, इंग्लैंड का। यानी हमारा कोई भी कानून जो है किसकी सहमति से बनेगा, बाहरी देश के। तो क्या उस स्थिति में हम संप्रभु रहते, तो नहीं, आंसर होगा नहीं, उस स्थिति में हम संप्रभु नहीं होंगे। जबकि वर्तमान स्थिति में राष्ट्रपति भी कहाँ का है, तो भारत का, तो हम क्या हैं, संप्रभु हैं, ठीक है। तो इससे बेसिकली आपको फंसाने के लिए एक आध क्वेश्चन दे दिया जाता है इस वर्ड से कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रकृति नहीं है, ठीक है। तो मैं डिटेल में इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट में था कि सर थोड़ा और डिटेल करके चलिए, तो कुछ कुछ चीज़ों को जो हम लोग डिटेल में देख लेंगे। फिर है भैया अगला चीज़ धर्मनिरपेक्ष। अच्छा ये धर्मनिरपेक्ष क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है क्या भारत में कोई धर्म नहीं होगा, नहीं। धर्मनिरपेक्ष का कहने का मतलब है कि जो भारत की सांसद है या संविधान है, यानी भैया संविधान के नज़र में सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म एक हैं और संविधान का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे
अभी वर्तमान में बगल में ले लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है? नहीं। उसका सरकार, जो पाकिस्तान है उसका एक अपना धर्म है, वो खुद कहता है कि हम मुस्लिम धर्म है, मतलब हम इस्लाम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश है। क्यों भैया? क्योंकि जो उसका जो सरकार है ना, उस सरकार का अपना धर्म है इस्लाम धर्म, बट जबकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का वर्ड याद रखिएगा, मीनिंग कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह नहीं है कि भारत में कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत यानी कि राष्ट्र यानी कि देश की नज़र में, या यूँ कहें कि संविधान की नज़र में सभी धर्म एक हैं और संविधान का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ताकि सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जा सके। ठीक है। फिर उसके बाद समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद का अर्थ है कि जो मतलब जो क्या कहते हैं, संसद होगा या फिर जो सरकार होगा वो जनता के हित में कार्य करेगा। ठीक है, उसी को समाजवाद बोलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, लोकतांत्रिक गणराज्य का दो वर्ड है इसमें, एक लोकतंत्र प्लस में गणराज्य। अच्छा, एक बात बताइए, लोकतंत्र क्या होता है? तो आप में पूछता भी है लोकतंत्र, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। लोकतंत्र का एक परिभाषा कि लोगों के लिए लोगों द्वारा या यूँ कहें कि जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन, यही जो है हमारा लोकतंत्र कहलाता है। किसके द्वारा? इब्राहिम लिंकन के द्वारा। इब्राहिम लिंकन। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र यानी जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी भैया वैसा शासन ना जिसमें जितने भी शासन के प्रमुख होंगे उसको डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनेगी? जनता चुनेगी। इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में सरकार कितने अंग, यानी संसद के 3 अंग। लोकसभा, इसके सदस्यों को कौन चुनता है? जनता। राज्यसभा, इसके सदस्यों को कौन चुनता है? तो इसका सदस्य आता कहाँ है? तो आता है विधानसभा से। अब विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? जनता। तो जनता ने इनको चुना और इसने राज्यसभा को चुना। फिर उसके बाद राष्ट्रपति में कौन? तो ये दोनों प्लस में ये, तो इन सबको किसने चुना? जनता ने। इन सब ने किसको चुना? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को भी तो किसने चुना? एक तरह से जनता ने। तो यही लोकतंत्र है। यही क्या है? लोकतंत्र है। साथ ही साथ एक होता है गणराज्य। ये क्या होता है? गणराज्य यानी जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्ष यानी हमारे यहाँ यदि बात करें तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्राध्यक्ष को कौन चुनता है? यदि राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाएगा और वंशानुगत नहीं होगा तो वहाँ पे गणतंत्र होगा। वहाँ पे क्या होगा? गणतंत्र होगा। और यदि राष्ट्राध्यक्ष जो है किसके द्वारा? ये वंशानुगत हो तो वहाँ पर गणतंत्र नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन ले लीजिए, ब्रिटेन की राजा रानी या महारानी जो भी होती हैं उनको जनता नहीं चुनती है, बल्कि उनका पद वंशानुगत है। कैसा है? वंशानुगत। तो भैया वहाँ पर ये क्या है? गणराज्य नहीं है। वह ब्रिटिश एक गणराज्य नहीं है, जबकि भारत एक गणराज्य है। ठीक है, तो इतना ही वर्ड था। तो हमारा इस तरह से प्रस्तावना भी खत्म हो गया, संविधान का स्वरूप भी खत्म हो गया, प्रस्तावना भी खत्म हो गया। और अगला चैप्टर जो है हमारा वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्यों लिखा है इंग्लिश में? इसलिए क्या कि आगे जब भी मौलिक अधिकार लिखूंगा तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? FR यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? अच्छा, एक नज़र ज़रा यहाँ भी देख लीजिए कि जो हमारा संविधान है ना, उसमें हमने बात किया अभी भाग के, तो भाग 1 ये याद रखिएगा। ठीक है, भाग 1 क्या है? तो भाग 1 होता है भैया ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ये भाग 1 है। अच्छा, भाग 2 क्या है? तो भाग 2 है नागरिकता। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से, यानी भारत में नागरिकता कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। फिर जो भाग 3 है
वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले इतना तो कम से कम, थोड़ा सा और आगे आप यदि याद रख सकते हैं तो ये आगे भी याद रख लीजिएगा। क्या चीज़? तो जो भाग 4 है ना, वो है DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथ ही भाग 4 क, जब भी ना क, ख, अ, A B C ये सब आए तो समझ जाइए वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। तो जो भाग 4 क है, ये क्या मूल संविधान में होगा? नहीं। पहले ये है क्या? ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, ये क्या मूल संविधान में था? नहीं। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछता है, थोड़ा फनी है, कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको बट याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना, भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब सबसे पहले याद रखिएगा कि संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखिएगा, जो मूल संविधान था, मूल संविधान यानी समझ रहे हैं ना, 1950 में जो संविधान बना था उस टाइम की बात चल रही है। तो मूल संविधान में जो है टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। परंतु यदि वर्तमान संविधान में बात करें, तो जो वर्तमान, ये पूछता है, याद रखिएगा इसको एज इट इज़, इसमें मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो वर्तमान संविधान था ना, मतलब वर्तमान संविधान है, उसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी 7वां गायब हो गया। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, यानी आप कितना भी संपत्ति रख सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसी कब हटाया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, इसको जो है क्या कहते हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये तो लिखा ही है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया था। तो अब थोड़ा सा डिटेल में जो है हम लोग जान लेते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। एक सेकेंड रुकिएगा बस, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार का वर्गीकरण आखिर किस प्रकार किया गया है? तो आप सब याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है ना, उसको टोटल 6 भागों में बांटा गया है। पहले कितना था? तो पहले 7 था, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, ये क्या है तो बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद क्या है तो सांस्कृतिक व शिक्षा, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। फिर उसके बाद क्या है, फिर
फिर उसके बाद है हमारा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको इन 6 भागों में बांटा गया है। ठीक, साथ ही साथ आप इसका आर्टिकल याद कर लीजिए। ये आर्टिकल जहाँ तक बोल रहा हूँ, एक रेंज बोल रहा हूँ, वो रेंज याद रख लीजिएगा। सबसे पहले क्या, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 24 से लेकर के 24 तो यहाँ हो गया ना, 25 हो जाएगा ना, 25 से ले, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, 25 से लेकर के 28 तक। फिर ये 29 से लेकर के 30 तक है स्वतंत्र सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार। और अनुच्छेद 32 जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है अक्सर, वो 14 से लेकर के 18 तक का, तो एक एक आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। साथ ही साथ आर्टिकल 19 और उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको देखना होगा। तो आइए एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो है हमारा समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है ना, तो इसमें तो आपको सबसे पहले यही पूछ देगा, निम्न में से कौन स्वतंत्रता का अधिकार समानता का अधिकार है। उसमें आपको दे देगा, मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, पूछ देगा निम्न में से कौन समानता का अधिकार है। आपको दे देगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 35, आर्टिकल 13। बताइए सबसे पहले कि जो आपका समानता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ना, तो क्या हो जाएगा आर्टिकल 14। इसी तरह 15 दे दे, इसके बदले कुछ दे दे, तो याद रखिएगा 14 से लेके 18 तक में जो भी आर्टिकल दे देगा वो सब किसका अधिकार है, समानता का अधिकार है। साथ ही इसमें आपको ये भी याद रखना है, जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है, वो कहता है विधि के समक्ष समता। मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, विधि के समक्ष समता। ये क्या होता है, तो विधि के समक्ष समता यानी कानून के नज़र में सभी कोई समान है। यानी यदि कानून की नज़र में आप दोषी हैं तो आपको भी वही सज़ा मिलेगा, यदि कानून की नज़र में कोई सलमान खान भी दोषी है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा। ठीक है, तो यही आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 14, कि विधि के समक्ष सब समान है, यानी विधि के नज़र में, कानून के नज़र में सब कोई समान है। साथ ही इसी में कहता है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, यानी कानून में सबके लिए समान मतलब भारत में सबके लिए समान कानून और सबके लिए समान ही संरक्षण है, यानी बचाने का उपाय भी समान रहेगा। ठीक है, ये आर्टिकल आप में पूछा भी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल कहता है एक सेकेंड रुकिएगा, तो सॉरी, थोड़ा सा बीच में हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट ज़्यादा नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं फिर से। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है 5 चीज़ों पर, अच्छा इसमें 5 चीज़ नहीं याद रखिएगा, बट याद रखिएगा फिर भी, यदि याद रखना हो तो वंश, मूल जाति, वंश मूल जाति यही सब हो गया, जन्म स्थल, जो आपका जन्म स्थल, रंग, इस आधार पर जो है आपके साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 के तहत निषेध है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 16, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 जो है ना, हम लोगों को अवसर की समानता देता है, अवसर की समानता। यानी यदि कोई सरकारी रिक्तियां निकली है तो वो रिक्तियों को प्राप्त करने के लिए, यानी उस पद को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति को जो है समान अवसर मिला जाएगा, तो इसे कहते हैं हम लोग अवसर की समानता। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपने पूछा है, आर्टिकल 14, 16 और 17 पूछ चुका है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी आपके साथ किसी भी तरह का छुआछूत बीमारी, मतलब जो छुआछूत जो होता है ना, कि ये छोटा कास्ट है, बड़ा कास्ट है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, इस प्रकार से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 18,
अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल समानता के अधिकार में इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी हमने बात किया था स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक था, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिर्फ अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 क्या है? तो अनुच्छेद 19 जो है ना हमें 5-6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अच्छा, ये जो अनुच्छेद 19 था ना, ये भी हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता देता था। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। 5, 6, 7 प्रकार की। इसमें जो 7वां था ना, यही था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसमें भी था, ठीक है। तो इसे जो है भैया हटा दिया गया। कब हटाया गया था तो हम लोग बात कर चुके हैं, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CA 1978 में। अच्छा, कहाँ पे रखा गया इसे? जो अनुच्छेद 19 में था तो उसे कहाँ लेके चला गया? तो उसे जो है अनुच्छेद 300A में रखा गया है, ठीक है। ये बात याद रखेगा। तो आखिर ये 6 प्रकार के जो बच गए हैं ये क्या है? तो इसमें सबसे पहले बोलता है कि आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता यानी आप जो है किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, बोलना। इसी के तहत जो है हमारा मीडिया, पत्रकारिता कह लीजिए, पत्रकारिता या मीडिया कार्य करती है। यही उनका मौलिक अधिकार है। मीडिया को कोई रोक नहीं सकता है बोलने से, क्योंकि वे बोलना उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं आप। यानी यदि आप शांति ढंग से करना चाहें तो प्रदर्शन कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका है सहकारी संगठन या समिति, जो कह लीजिए बना सकते हैं। सहकारी समिति क्या मतलब? कुछ लोग जो है मिल करके जो है अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, जो कि किससे संबंधित होगा? पैसे के लेन देन से। जैसे आपके गांव में जो है अक्सर चंचल जीविका का नाम सुने होंगे ना, जीविका चलता है, तो वो चंचल जीविका भी एक प्रकार का क्या है? सहकारी समिति है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्या है? तो चौथा है मूवमेंट, यानी कि घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता यानी आप जो है स्वतंत्रता पूरे भारत में कहीं पर भी भ्रमण यानी घूम सकते हैं। फिर पांचवा क्या है? तो पांचवा है आपको बसने की भी स्वतंत्रता है, यानी आप जो है पूरे भारत में कहीं पर भी बस सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। फिर छठा क्या है? तो छठा है व्यापार की स्वतंत्रता, यानी पूरे भारत में आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये इतना नहीं पूछेगा आपसे क्या पूछेगा? तो आपसे पूछेगा हमको जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो यदि बोलेंगे कितने प्रकार का अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार, तो वो भी 6 है ना। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, मौलिक अधिकार में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो 6 प्रकार की। जबकि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? तो मौलिक अधिकार भी 7 प्रकार के, और जो मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार था वो भी 7 था। परंतु वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार भी 6 है और स्वतंत्रता का अधिकार भी 6 है, ठीक है। ये हमारा था, इतना बस, इससे ज़्यादा उसमें नहीं याद करना है। फिर इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, बस याद रख लीजिएगा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 और 24 है। इसी के तहत जो है आप बलात् श्रम निषेध है, मतलब आप बच्चों से कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है। ये क्या कहता है? तो ये भैया यही कहता है कि आपको जो है किसी भी प्रकार के धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है। व्यवस्थित ढंग से या शांतिपूर्ण ढंग से आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसके उन्नति के लिए कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यही सब इस आर्टिकल में कहता है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। फिर ये है संवैधानिक उपचारों का, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये छूट गया एक, नहीं ये देख लीजिए, पहले ये स्लाइड है। क्या है ये? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार। ये कितना है? तो अनुच्छेद 29-30 ये है संवैधानिक सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार। यानी आप जो है अपने सांस्कृतिक के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, सांस्कृतिक शिक्षा के लिए जो है कार्य कर सकते हैं, संस्था का भी गठन कर सकते हैं, ठीक है। यही सब है, उससे ज़्यादा इसमें है नहीं। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 जो है हमें संवैधानिक उपचार, विचार हो गया नहीं,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। ये डायरेक्ट ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसमें क्या है, तो जो संवैधानिक उपचार है ना, इसमें कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन में 5 प्रकार की रीट जारी करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये 5 प्रकार का रीट क्या है तो आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट उसमें थोड़ा सा आता है बंदी प्रत्यारक्षीकरण, यही सब कुछ 5 प्रकार के कानून होते हैं जिसमें कि वो अपने से अधीनस्थ न्यायालय को ऑर्डर दे करके ये कार्य करवाते हैं या फिर उस कार्य को अपने तक ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा मौलिक अधिकार खत्म होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, जितना है इनफ है। ठीक है, तो यदि कुछ होता है तो फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में यदि कुछ छूट गया तो कवर कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो इस तरह जो है आज हमारा पॉलिटी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आशा है आप लोग पॉलिटी को रिवाइज मार रहे होंगे। साथ ही साथ आज रात तक में जो है मैं पॉलिटी का लेक्चर 1, लेक्चर 2 इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख करके उसे याद कर सकते हैं। और हिस्ट्री का भी यदि होगा तो हिस्ट्री का भी शॉर्ट नोट है मेरे पास एक, जो मेरे स्टूडेंट बनाए हैं मेरे ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट बनाए यदि उन्होंने बनाया होगा तो उनसे लेकर के उसे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए आगे के लिए। और सुबह मॉर्निंग में जो है एक मैथ का भी लेक्चर आज, जैसा कि कल मैंने बोला था, तो आज जो है मॉर्निंग में मैथ का एक लेक्चर डाल दिया गया है और आज फिर शाम में पॉलिटी का भी हो गया। ठीक है, तो हो सकता है इसी तरह चलते रहे। यदि कभी कभी थोड़ा सा मुझे भी अपना पर्सनल लाइफ भी है, साथ ही साथ कोचिंग भी है, तो 6-7 घंटे उधर भी देने होते हैं, तो फिर भी यदि टाइम मिला तो ज़रूर ऐसे ही चलेगा। यदि नहीं हुआ तो एक दिन मैथ और उसके अगले दिन सेट, ऐसे जैसा भी होगा देखेंगे, मिलजुल कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पे। साथ ही यदि आप वीडियो पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और हो सके तो अपने अगल बगल से भी कराएं, ताकि यूट्यूब के द्वारा जो है चैनल को थोड़ा बूस्ट किया जा सके। क्योंकि यदि सब्सक्राइबर क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता है तो यूट्यूब चैनल को बूस्ट नहीं करता है, तो जो ज़रूरी बच्चे हैं वहाँ तक चैनल नहीं पहुँच पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और अगल बगल से भी करवा दें।